अगला है वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन कहलाता है, यानी जो वंशा जो आपके गत होते हैं उन पर विषय के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है आपका जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में और उनके अध्ययनों के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। जैसे हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन आप पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या आप डाउनलोड तो कर ही लोगे। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी कहलाता है। बात करें मिट्टी का अध्ययन तो पेंडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या कहलाता है? पेडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन। बात करें यू रेनिस सिस्टम का अध्ययन जो कहलाता है आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है? यूरोजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। आपका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन इम्यूनोलॉजी आपका कहलाता है। आगे है आपका मांसपेशियों का अध्ययन। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या कहलाता है? मायोलॉजी आपका मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी आपका कहलाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करें रक्त का थक्का न जमना, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त का थक्का न जमना ये आपका विटामिन के की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण होता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उनसे संबंधित जो आपके विटामिन से संबंधित रोग हैं, उनको तो सभी याद कर लेते हैं, मगर इनके जो रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम हैं उनको याद नहीं कर पाते, उनको बार बार भूल जाते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक नामों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलते हैं मगर इनको बच्चे भूल बहुत जाते हैं। जैसे बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। बात करें विटामिन बी 1 की, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन आपका विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। थाइमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी 2 की बात करें तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन क्या होता है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 7 की बात करें तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। बायोटीन। विटामिन बी 7 का नाम बायोटीन। हाथों हाथ याद कीजिएगा, ना कि आने वाले कल के बारे में सोचिएगा। जल्दी से जल्दी ने याद करते चले। विटामिन बी 9 की बात करें, विटामिन बी 9 का नाम रासायनिक नाम तो फोलिक एसिड। क्या? फोलिक एसिड। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई की बात करें टोकोफेरोल। क्या होगा? विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन के का फिलोवा क्विनोन। क्या होता है? विटामिन के का। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि आपको याद करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन 7 का नाम बायोटीन। विटामिन बी 9 का नाम फोलिक एसिड। विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल और विटामिन डी का नाम फिलोक्विनोन। आपको इन रासायनिक नामों के बारे में संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि 100% यहाँ आपको विटामिन से संबंधित आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को
जरूर मिलेगा। 100% में विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आने। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपके 78% है, सभी को पता होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपकी 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपके 21% है। आर्गन की बात करें, आर्गन आपकी 9% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.4% है। इसके अतिरिक्त भी इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं, इनके बारे में भी आपको पता। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका गति का एक सही समीकरण है। क्वेश्चन पूछा गया है तो गति का एक, अगर हम सही समीकरण की बात करें तो निम्नलिखित में से जो गति का सही समीकरण है तीन आपका चारों विकल्पों में से वह है आपका विकल्प बी, आपका 2s बराबर आपका 2ut प्लस at का स्क्वायर जो होता है आपका गति का दूसरा समीकरण है, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपके भौतिक विज्ञान के कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके क्या है सूत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप 100% लिख कर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा। जैसे बल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बल आघूर्ण, अगर बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी जो होती है बल आघूर्ण का सूत्र होता है। वहीं बात करें बल यानी एफ की, तो बल एफ बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बात करें दाब की या प्रतिबल की, तो बल गुणा क्षेत्रफल होता है। आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग का सूत्र आपका बल गुणा समय होता है। वहीं पर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति की जो होती है कंपन प्रति समय, कंपन प्रति आपका सेकंड या आपका बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका पृष्ठ तनाव। तो बात करें पृष्ठ तनाव यानी टी बराबर तो बल गुणा बल बटे लंबाई आपका होता है। वहीं पर दाब प्रवणता जो होती है दाब बटे दूरी होती है। अगर दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन होता है। आप गुप्त ऊष्मा की बात करें तो उसमें ऊर्जा आपका बटे द्रव्यमान होता है। कार्य का मात्रक जो होता है बल गुणा विस्थापन आपका कार्य का मात्रक होता है। यानी ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अंग द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वह आपका आइरिस द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प आपको ध्यान में रखना है, डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मानव शरीर से संबंधित फैक्टों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें मानव नेत्र के निकटतम बिंदु की, तो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर आपका मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें हर सेकंड अपनी आंखों पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अपनी आंख पर जो बनते हैं 50 से अधिक बार फोकस बदलती है। जो अपनी आंख जो होती है वे कितने बार फोकस बदलती है, यानी एक सेकंड में 50 से बार अपनी आंख जो होती है फोकस बदल लेती है। बात करें मस्तिष्क से जुड़ने वाली जो आपकी इसमें तंत्रिकाएं हैं लगभग 10 लाख से अधिक। आंख से जो आपकी मस्तिष्क की तंत्रिका संबंध रखती हैं वे लगभग 10 लाख से अधिक संबंध रखती हैं। बात करते हैं प्रत्येक नेत्र का व्यास या त्रिज्या कितनी होती है, तो प्रत्येक नेत्र यानी कितनी मोटाई का होता है आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जो आंख होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। जो आपकी प्रत्येक आंख होती है 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला बात करें लंबाई की, लगभग बात करें तो आपकी 22 मिमी लंबाई होती है, इस बात में भी ध्यान रखना है। बात करें आंखों में क्रिस्टलिया आपका उतक आपका लेंस कौन सा होता है, तो क्रिस्टलिया या आपका उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो आपका आपका जो आंखों में लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना है। बात करें इंसान की जो औसतन आपकी आंख है उसका वजन के बारे में बात करें तो 28.35 ग्राम आपकी आंख का वजन होता है। कितना होता है? 28.35 आपकी आंख का वजन होता है। बात कर लें आंख के आकार की, तो आपका जो होता है 6.5 घन सेमी, 6.5 सेमी जो आपकी आंख का घन
होता है। बात करें ये जो होती हैं आपकी 3 प्रकार के ऊतकों से बनकर होती है। बात करें इंसान की आंख में कुल मिलाकर हड्डियां, इंसान की आंख में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मनुष्य की जो आंख में होती है कुल आपकी कितनी हड्डी होती है, तो कुल आपकी 6 हड्डी होती हैं। ध्यान रखना है, मनुष्य की आंख में आपकी कितनी हड्डी होती है, तो मनुष्य की आंख में आपकी 6 हड्डी होती है। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो बात करें मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या आपकी 639 होती है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करें मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर के हृदय कितनी बार धड़कता है, सभी को पता होगा, लगभग 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है 1 मिनट में आपकी 16 से 18 बार, 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है स्वस्थ मनुष्य सांस ले सकता है। बात करें मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीवर जो जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज आपकी कान में, मध्य कान में आपकी होती है। बात करें सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका एनोमिल सबसे कठोर तत्व होता है। बात करें मनुष्य का सौंदर्य, यानी जो मनुष्य का सौंदर्य होता है उसका अध्ययन जो किया जाता है किससे किया जाता है, तो ये आपका कैलोलॉजी से किया जाता है। और सामान्य मनुष्य का रक्त आपका चाप कितना होता है, तो आपका 120 से 80 आपका प्रति सेकंड होता है। बात करें शरीर में रक्त आपका परिवहन लगभग जो आपका, यानी शरीर में एक बार रक्त छनने के बाद दोबारा जो रक्त छनता है, यानी एक बार जैसे हमारी अंगुली है, अंगुली में एक बार रक्त आ गया, उसके बाद अंगुली में वही रक्त कब आगा, तो 23 सेकंड बाद आगा, जैसे कोई रक्त हम करा देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है, तो वायुमंडलीय माप दापने में जो प्रयोग किया जाता है आपका बैरोमीटर का किया जाता है। आपको ध्यान रखना है बैरोमीटर आपका सी विकल्प में दिया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है महत्वपूर्ण मीटरों के बारे में जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वायुमंडल दाब मापने में आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता जो है आपकी सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। यहीं पर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा। और पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए तो आपका ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेविमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करते हुए, तो इसमें आपका एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने के लिए आपका एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें वायुमंडलीय दाब मापने हेतु तो आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मृदा की नमी मापने के लिए आपका टेंसियोमीटर का प्रयोग आपका मृदा की आपकी नमी मापने में किया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।